हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहन को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्य ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी सीटेट एमपीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्शन है। गाइज, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि गाइज ये शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है, जो कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे आपसी संवाद कर सके, आपस में पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। क्योंकि गाइज आर लैम ने कहा है कि विद्यालय शिक्षक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका प्रमुख कार्य केवल दिशा निर्देश देना नहीं, वरन शिक्षित करना है। इस प्रक्रिया में कक्षा में उपयुक्त आरामदायक माहौल बनाना शिक्षक का दायित्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। सेकंड ऑप्शन वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चले। गाइज, ऐसी शिक्षा, ऐसी कक्षा की क्या हो सकता है जहाँ पर बच्चे उस चीज़ का प्रयोग ही न कर सकें। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखे, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड ही होगा गाइज। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाए। ये भी गलत हो जाएगा गाइज। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे उचित ऑप्शन थर्ड हो जाएगा गाइज। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन में कभी भी किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन को और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। और थर्ड क्या कह रहा है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। फोर्थ है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अच्छा वर्णन करता है, कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का भूमिका की सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वे कक्षा जिसमें उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक की एक अहम भूमिका होती है। पाठ्य पुस्तक ही वो धुरी जिसके इर्द गिर्द कक्षा चलती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है मानवतावाद, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारवाद और फोर्थ ऑप्शन है रचनावाद। तो गाइज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 ने बल दिया है कि शिक्षा में इस तरह का बदलाव करना चाहिए जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी अपने दैनिक अनुभवों को जांचने और विश्लेषण करने में सक्षम हो सके। ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्यिक और कलात्मक रचनात्मक क्रिया पर प्रभाव पड़े, अर्थात यहाँ पर रचनावाद को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 रचनावाद को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कक्षा में बच्चों को प्रेरित
समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो यहाँ पर गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछते हैं। अर्थात गाइज हम उन बच्चों को प्रेरित बच्चा समझ सकते हैं जो कक्षा में अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने अध्यापक का मदद लेते हैं। अर्थात कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक वातावरण का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे विद्यार्थी निर्भीक होकर प्रश्न पूछ सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गाइज यदि छात्र कक्षा में शिक्षक से पाठ को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं या स्पष्टीकरण मांगते हैं तो इसका अर्थ है कि वे शिक्षा के लिए प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? बच्चों को अधिगम में सुधार के लिए शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक कक्षा में सुविधादाता की भूमिका का निर्वाह करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रहने में, शिक्षकों को निर्देशित करने में। यहाँ पर गाइज हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में अनुशासन अधिगम वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। थर्ड ऑप्शन सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? तो गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास कुछ हद तक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में उनके आनुवंशिक गुणों तथा परिवेश की भूमिका अहम होती है। बाल विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पहलू उसके परिवेश से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? पियाजे के अनुसार नहीं है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यहाँ पर कौन सा कथन है जो पियाजे के अनुसार नहीं है? तो यहाँ पर गाइज हमारे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के अनुसार नहीं है, क्योंकि गाइज अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। ये अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा इनके जीन पियाजे के अनुसार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि थॉर्नडाइक के अनुसार है, तो ये ऑप्शन 4 जीन पियाजे के अनुसार नहीं है। सो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्कर्मणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता। तो यहाँ पर गाइस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसके उम्र क्या होता है गाइस? ये 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। 2 वर्ष से
7 वर्ष। और इसमें बच्चे विभिन्न पहलुओं को सीख जाते हैं, जैसे कि संवेदीगामक संगठन का संवर्धन, दूसरों कार्यों के आत्मीकरण, ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये प्रतीकात्मक कार्य का विकास नहीं होता है। प्रतीकात्मक विचार बच्चों में 2 से 7 वर्ष अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अतिरिक्त अन्य खेल युवा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन सेकंड कह रहा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो यहाँ पर गाइज हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो खेल युवा बच्चों को निपुणता प्राप्त करता है, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पर अलावा का मतलब होता है कि नहीं, जो बच्चों के खेल जैसे युवा बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, हमें उस ऑप्शन को देखना है। तो ये खेल युवा बच्चों की इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है, ऑप्शन थर्ड भी सही होगा। और वे नए कौशल हासिल करते, बिल्कुल नए कौशल को भी हासिल करते, खेल के द्वारा बच्चे नए कौशल को भी हासिल करते हैं और सीखते हैं, और उन्हें कब प्रयोग करना है इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर ये समय बिताने का सुखद तरीका है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्योंकि के अलावा कहा गया है, इसलिए जो भी सही हुए हैं ये सभी गलत हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है सही जवाब क्या है। और फोर्थ ऑप्शन है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि किसमें बच्चा गंभीर रूप से सोचता है, उसकी सृजनशीलता सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन गाइज ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रश्न को कितनी प्रकार से हल कर सकते हो ये बच्चे के उस गुण के आधार, उसकी सृजनशीलता के आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो विभिन्न तरीकों का बच्चे विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे उस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये एक सृजनशील बच्चे की बात आएगी जो कि गंभीर बच्चे के रूप में कहा जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। सेकंड ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। थर्ड ऑप्शन है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। तो गाइज हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। गाइज प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा के अनुसार मतलब जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक तथा इसमें बालक के स्वयं करके सीखना, क्या कहा जा रहा है कि स्वयं करके सीखना पर जोर दिया जाता है। अतः इस आधार पर करके सीखना, परियोजना विधि द्वारा सीखना, सहयोग द्वारा सीखना इम्पॉर्टेंट प्रगतिशील शिक्षा में आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन सच्चा शिक्षक है। सेकंड ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा ये बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण तैयार करना जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास हो। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो ये सब हमारे ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है, क्योंकि स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को
प्रतिबिंबित करता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। सेकंड ऑप्शन उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। थर्ड ऑप्शन है सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। फोर्थ ऑप्शन है ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो गाइस कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक दुविधा को समर्थन दिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है। ये कोहलबर्ग के योगदान के माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। थर्ड ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। फोर्थ ऑप्शन एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये पाया कि यदि बच्चों के निर्देश दिया जाए, अर्थात बच्चों को कोई सहयोग दिया जाए, तो बच्चा अपने उच्च स्तर तक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सभी स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है और एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। फोर्थ ऑप्शन है दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। इनका शरीर औरत और मर्द दोनों जैसा होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बच्चे किस को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है? फर्स्ट ऑप्शन ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? क्योंकि ट्यूशन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्यूशन में लिंग भूमिकाएं नहीं होती हैं, उसके अतिरिक्त मीडिया में, समाज में, संस्कृति में हर जगह लिंग भूमिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। मानकीकृत परीक्षा बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि मानकीकृत परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं जिसका निर्माण परीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा विधिवत रूप से किया जाता है, जो कि एक नियमबद्ध से तरीके से होता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों में परिवर्तन भी किया जा सकता है और नए शिक्षक या पाठ्यक्रम उसमें जोड़ा भी जा सकता है। इस तरह के परीक्षण का कार्यान्वयन, अंकन तथा कार्यविधि पूर्व निर्धारित होते हैं। तो ये गाइज यहाँ पर एक आलोचना इसमें से कौन है? तो ये एक आलोचनात्मक पॉइंट जो बन रहा है, ये हमारा मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गलत है, ये मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है और आप आलोचना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आलोचना कर रहा है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत अर्थात बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने पारित किया था गाइज?
तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन देखते हैं, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, बिल्कुल एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, जो कि वो हार्वर्ड गार्डनर जी ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि का एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। फोर्थ ऑप्शन है, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गाइज ये मूल्यांकन और निर्धारण किसी भी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और गाइज ये एनसीईआरटी मूल्यांकन को ऐसी सतत या व्यवस्थित प्रक्रिया कहा है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का अधिगम अनुभव प्रगतिशील आकलन कराती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को ये रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के सक्षम बनाना चाहिए, जिससे कि उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करें। तो यहाँ पर प्रगति करने में उनकी मदद का था। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सीखने के मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सेकंड ऑप्शन, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। फोर्थ ऑप्शन, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा गाइज? तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन किससे संबंधित नहीं है। तो हम यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है, ये कहा गया है यहाँ पर। तो ये उपयोगी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गाइस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित रहता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण होती है, अर्थात किसके कारण होती है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक, अनुशासित दिनचर्या, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? तो बच्चों में प्रतिभाशालिता एक आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण होती है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर बच्चों में प्रतिभाशालिता के संबंध में 1977 में मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने एक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि व्यक्तित्व विभिन्न आनुवांशिकता का परिणाम है तथा परिवेश का प्रभाव है। बुद्धि तथा मानसिक योग्यताओं पर परिवेश के बीच अंतःक्रिया का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा की माहौल की आवश्यकता होती है, अर्थात कक्षा में किस माहौल की आवश्यकता होती है? जो बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वह मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज?
क्योंकि गाइस सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके गाइज, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है जो कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि गाइस सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों का विकास उनके शिक्षक द्वारा अनुकूलित तथा प्रेरक निर्देशन के द्वारा होता है। कभी कभी प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन एक समस्या बन जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना चाहिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो यहाँ पर गाइस अधिगम में एक अति संवेदनशील बच्चों को बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना चाहिए, गलत बात है, फटकार नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है तो नहीं कहने के कारण हमें ये पॉइंट फर्स्ट नंबर पॉइंट करेक्ट ऑप्शन हो जाता है और ये सारे पॉइंट बच्चों के पक्ष में हैं, तो ये पॉइंट हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, डिसलेक्सिया हैं, सृजनात्मक हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है गाइज। ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनके सोच की पैटर्न अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सृजनात्मक बच्चों की सोच का पैटर्न अलग अलग होता है। ये विश्लेषण, चिंतन, सृजनशील आदि कहलाते हैं। सृजनात्मक बच्चे सामान्यीकरण का प्रयोग नहीं, समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। इस प्रकार वे प्राप्त सूचना को विश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीके का वर्णन नहीं करता है? अब सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो गाइज यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये बच्चे जो हैं कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या हल करने का सही वर्णन नहीं करता है, सही तरीका नहीं है। तो ये अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये अभिसरण उत्तर वाला प्रश्न पूछना ये नहीं होता है। क्योंकि गाइज अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न समस्या हल करने के तरीके का सही वर्णन नहीं कर सकता है। कक्षा में छात्रों की समस्या को हल करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे पाठ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले पूछें। तो यहाँ पर अभिसरण प्रश्न नहीं पहले किया जाना चाहिए, ये वर्णन अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। तो गाइस डर एक ऐसी संवेगात्मक स्थिति है जिसमें किसी खतरनाक वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया करना होता है, जिसमें आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो डर एक संवेगात्मक स्थिति है, ये एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है?
फर्स्ट ऑप्शन बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गाइस, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में बच्चे अपने अनुभव या देख कर सीखते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा दूध के बूथ पर लोगों को दूध खरीदते हुए देखता है तो वो ये समझता है कि दूध का उत्पादन मशीन द्वारा होता है। इस प्रकार बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। यहाँ पर अनुभव पर आधारित है। ओके गाइज, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और जो भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।